Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं हम लोग 24x7। आज हमारे देश की स्थिति कोरोना को लेकर के बहुत ही खराब होती जा रही है। हमारा देश आर्थिक स्थिति में सबसे नीचे स्तर पर गिरता जा रहा है। सरकार दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है, लेकिन वो सरकार के दावे समय पर सफल नहीं हो पा रहे। जिनसे जो कोरोना की मार है वो गरीब पैदल चल रहे मजदूरों को झेलनी पड़ रही है। और हमारे देश में आने वाले समय में जो बेरोजगार लोगों को क्या होगा, आखिर किस तरह से मिलेंगे इनको जो इसी तरह के मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो हम सभी के बीच चित परिचित हैं, हम सभी के प्रिय हैं, मृदु स्वभाव के धनी हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं, जिनका नाम है अजय गौतम जी, जो मेरठ खंड से एमएलसी स्नातक प्रत्याशी हैं। और आज हम इन्हीं मुद्दों पर उनसे कुछ बातचीत करेंगे। अजय जी, आपके हमारे इस चैनल हम लोग 24x7 में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज हमारे देश की जो कोरोना महामारी को लेकर हमारे देश की स्थिति तमाम खराब होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, तो इसमें जो गरीब मजदूर हैं उन पर इसका क्या असर हो रहा है, उनके रोजगार पर क्या असर हो रहा है, इस वर्तमान स्थिति में कैसे देखेंगे आप इसको, किस तरह देखते हैं? नहीं, इसकी जो अभी परिस्थिति देश में चल रही है, इसमें परिस्थिति में गरीब मजदूर या छोटा मोटा अपना काम करने वाले जो लोग हैं जी, उनकी जो स्थिति है वाकई में भयावह है। और आप देखेंगे कि लगभग 2 महीने हमें हो गए हैं लॉकडाउन को चलते हुए, और जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो रहा है किसी भी तरह से कि उन लोगों को किसी तरह की राहत का कार्य मिल रहा हो, उन लोगों को जो घर से दूर हैं उन्हें वो घर पहुंच गए हों, या जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा उनको खाना मिल रहा हो। तो ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि 2 साल में जो हमारी सरकारें हैं वो क्या इतनी भी सक्षम नहीं हैं कि किसी स्थिति को कंट्रोल करने लायक हों, या उसके पास इतने संसाधन हों जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, वो उनके लिए कुछ समाधान कर सकें। जिस ये कोरोना महामारी का जो आने वाले समय में है, इस पर जो रोजगार पर क्या असर होगा आने वाले समय में, हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, आने वाले समय की बात तो अभी जो स्थिति है कोरोना को मैं अपने शब्दों में अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी एक आग लगी हुई है। जी। तो अभी सब तरफ ये है कि ये बंद है वो बंद है, लेकिन इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी तब पता लगेगा। जैसे हमारे घर में आग लग गई और उसके बाद जब आग बुझ जाती है जी। तो हमारे उसके अंदर घुसने के बाद हमें पता लगता है कि भी हाँ, अरे ये भी जल गया, अरे ये भी जल गया। तो वो चीज़ तो हमें बाद में पता लगेंगी, और वो वाकई में जब अब ये स्थिति है तो बाद में क्या स्थिति होगी। रोजगार की जैसे आपने बात की, तो रोजगार अभी लोगों के पास नहीं है, तो अभी सब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुले तो हम काम पे जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो काम जो जब लॉकडाउन खुलने के बाद सुचारू होंगे तो पता लगेगा, जो कहीं नौकरी कर रहा है तो वहाँ बोलेंगे कि जी अब ज़रूरत नहीं है, काम ही नहीं है। जहाँ कोई मजदूरी कर रहा था वो बोला कि जी वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया, कोई काम नहीं है। तो जो वास्तविक स्थिति हैं वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही सोचने और बहुत ही दयनीय, दुखनीय, और ये मान लो बहुत पीड़ा देने वाली होंगी हर किसी व्यक्ति को। जी। अजय जी, जो सरकार तमाम दावे कर रही है, जैसे कि हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के नाम पर सरकार के द्वारा तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, तो उनका जो हमारा एसएमई है उस पर क्या असर पड़ेगा? इसके क्षेत्र में आप किस तरह से देखते हैं इसके क्षेत्र को? देखिए, इस चीज़ पे हम लोग पहले से भी काम कर रहे हैं, और अगर इस एसएमईज़ या एमएसएमई की बात करें तो हम लोग पहले कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, हमें इसके पास है। आप सोशल मीडिया पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप युवा के लिए आवाज़ उठाओ, लेकिन युवा उसको सोचता है कि आप तो सरकार का विरोध कर रहे हो, आप मोदी का विरोध कर रहे हो। लेकिन वास्तव में जो स्थिति है, जो आप दावे की बात कर रहे हैं, इन दावों को तो छोड़ दीजिए। अभी तो सबके पास ये एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा नहीं हुआ तो सरकार भी कह देगी कि सरकार की आय ख़त्म है,
जब काम ही नहीं हो रहा, देश बंद है पूरी तरह, तो हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, अगर एसएमई का एक नियम मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं उन्हें भी बताना चाहूँगा। एक एसएमईज के लिए एक नियम बना हुआ है जिसे हम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये 2012 का है और इसमें जो भेदभाव लघु और सूक्ष्म उद्यमियों से होता रहा है, विशेषकर एक विशेष वर्ग के SC ST जो उद्यमी हैं उनसे एक भेदभाव होता रहा है, वो जब 7 सालों में वो पूरा नहीं हो पाया। अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करो तो 6 साल पहले हमारी सरकार ने बोला था मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया कहाँ है? आज सारी चीज़ों के लिए हम जैसे 6 साल पहले थे वैसे ही आज हैं। तो इसमें क्या उम्मीद करें कि हम क्या आत्मनिर्भर बन पाएंगे? जी अजय जी, मुझे जैसे आपका जो आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है कि जैसे सरकार तमाम तरह तरह के वादे करती है, जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं कि सरकार घोषणा करती है लेकिन वो गरीबों तक पहुंच नहीं पाता, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं देखिए, ये जो आज की स्थिति है, मैं इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो मैं उसे सबसे बड़ा जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जो न्यूज़ हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका काम रहता है जनता तक सच्चाई पहुँचाना, वास्तविकता पहुँचाना। अभी आप देखोगे कि वो मीडिया वो काम नहीं कर रहा, वो इस तरह से काम करता है जैसे एक प्राइवेट एड एजेंसी करती है, उसे कोई भी हायर कर लो और कुछ भी, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल में जो विपक्ष होता है और जो मीडिया होता है उसे सरकार के विपक्ष में होना चाहिए। जो सरकार की तरह तरह की घोषणाएं हैं, तरह तरह के काम हैं, उनसे सवाल उन्हें करना चाहिए। लेकिन वो काम ना करके केवल सरकार ने एक स्टेटमेंट दे दिया, बस उसी के गुणगान में लग जाते हैं। जैसे अभी ये सबसे लेटेस्ट 20 लाख करोड़ की जो घोषणा है, उसी का चल रहा है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आ गया, पैकेज आ गया, पैकेज आ गया। क्या इस मीडिया में कोई एक पत्रकार भी ऐसा नहीं था जो ये पूछ ले कि 20 लाख करोड़ आप लाओगे कहाँ से? जो देश की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से गर्त में गई हुई है और जो रही सी कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी, तो क्या एक पत्रकार के पास ये सवाल नहीं है कि ये 20 लाख करोड़ आएगा कहाँ से? तो सर, इसका रीजन क्या है? जो मुख्य धारा का मीडिया है वो सरकार से सवाल क्यों नहीं कर पाता? क्या रीजन है इसका? मुख्य रीजन क्या है इसका? मुख्य रीजन मैं जहाँ देख पाता हूँ, मुख्य रीजन इसमें जो हमारा देश है, वो देश या सरकार वो पूंजीपतियों का होता जा रहा है। और ये मीडिया भी उसी का एक दोषी है कि वहाँ भी लोग पूंजीपति बनने आते हैं। जो एक नैतिक जिम्मेदारी होती थी, जिसको लोकतंत्र का एक स्तंभ कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं उसकी जो छवि है वो एक तरह से उन्होंने खोने का काम किया है अपने कामों से, और जनता का विश्वास भी उठा है। आप ट्विटर पे आए दिन देखेंगे कि टीवी देखना बंद करो और गोदी मीडिया का बहिष्कार करो, इस तरह के ट्रेंड आए दिन चलते रहते हैं। तो वो लोग ट्रेंड चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग उसको नोटिस कर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जैसे सरकार के जो हुक्मरान हैं उनसे जनता से बहुत बहुत बड़े वादे किए गए, जैसे कि एक ये भी इसमें सम्मिलित था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उन्हें जब हमारी सरकार आएगी तो हम हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे। तो इस तरह के कुछ वादे सरकार के द्वारा पूरे किए गए हैं क्या? इस तरह के वादे हुए हैं पूरे? देखिए, सरकार के बारे में आप जितना बोलो उतना कम है। जो स्थिति है सरकार, आप ये देखो कि जो लोग सड़कों पे मजदूर चल रहे हैं उसमें 2 महीने में सरकार उन्हें, चलो आप घर नहीं छोड़ पा रहे, नहीं है संसाधन, तो सरकार क्या इन लोगों को जहाँ वो हैं उन्हें खाना नहीं खिला सकते? मेरे हिसाब से अगर किसी व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि आप यहाँ रहो और आपको भूख से नहीं मरने देंगे, आपको समय से खाना मिलता रहेगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सड़कों पे लोग चल रहे हैं, दुर्घटनाओं में मर भी रहे हैं, ये कहीं जाएंगे। अगर इन्हें खाने का आश्वासन मिल जाए कि आपको खाना मिलेगा, तो ये जहाँ है, अगर बिहार का आदमी महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में रहेगा, बशर्ते कि उसे खाना मिले। महाराष्ट्र का आदमी अगर मध्य प्रदेश में है तो वहीं रहेगा, बशर्ते कि उसे खाना मिले। जो ये विश्वास एक सरकार नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण मैं इसमें मानता हूँ कि वादों करने से कुछ नहीं होता। जैसे रोजगार की हम चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत सारी होती रहती हैं, पैकेज आ गया कि जी इतना पैकेज आ गया 20 लाख करोड़ का, इसमें छोटे उद्यमियों को क्या मिलेगा। तो मैं जिस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की आपसे बात कर रहा था, जो मैं रिजर्वेशन की एक बात कर रहा था कि 2012 में इतना रिजर्वेशन है,
तो उसके एक छोटे से आंकड़े एक दो आपको बताना चाहूँगा, जी, जी। पिछले 2-3 सालों के मुझे याद हैं। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो एक नियम है, वो नियम का पालन जो हुआ है सरकार का, वो मात्र 10% हुआ है, मात्र 10%। मतलब जो छोटे उद्यमियों से खरीदारी सरकार को, केवल मिनिस्ट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो खरीदनी थी वो मात्र 12% हुई है, 10-12 के बीच में। इससे अगर पिछले साल की आप फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें जी, जी। तो वहाँ भी तकरीबन 12-13% है। अगर उससे पिछली 17-18 की बात करें तो वहाँ भी लगभग वो जो खरीदारी है वो ऐसी 11-12% के करीब है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे 12% रही है, 10% रही है, तो ये इसका जो सरकार को खरीदारी करनी चाहिए छोटे उद्यमियों से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो वो कितने वो आंकड़े क्या होते हैं, कितना % खरीदारी करनी चाहिए सरकार को? वो सरकार को एक पॉलिसी है कि इसमें जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में 20% लघु और सूक्ष्म उद्यमी हैं उनसे खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें सरकार ज़्यादा करती है टारगेट से। और इसी 20% के 20% में SC/ST जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि SC/ST एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे खरीदारी केवल नामचार के लिए होती है। और अगर जनरल की बात करें तो यहाँ एक दूसरा फैक्टर भी है कि सरकार के साथ साथ जो एक जातीय भेदभाव हमारे देश में है, उसका ये परिणाम है कि उनकी एक वर्ग की तो टारगेट से ज़्यादा हो रही है और एक का टारगेट भी नहीं हो रहा। तो ये जातिवाद इसका कारण है। और ये भी नहीं देखा जाता कि वो सूक्ष्म और लघु उद्यमी ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इसमें जैसे कि अभी आपने कहा था कि इसमें 10% खरीदारी हो रही है और दूसरा जातीय भेदभाव हो रहा है, तो जो सरकार है खरीदारी कम क्यों कर रही है और जातीय भेदभाव क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसको जिम्मेदार मानते हैं इस तरह का? या फिर हमारा मीडिया है या फिर हमारा समाज से संबंधित लोग हैं, कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं, अकेले सरकार को नहीं दे सकते। सरकार नहीं कहती आप भेदभाव करो, ये तो एक पीढ़ियों से चला आ रहा है भेदभाव, जो जिसपे ख़त्म होने का सरकार की ये कमी है कि वो इसे ख़त्म करने पे काम नहीं कर रही। जो सामाजिक संगठन है वो इसे ख़त्म करने का काम नहीं कर रहे, और इस पे हम जब तक एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक हम कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। और जब तक ये भेदभाव बढ़ा रहेगा, मतलब ये इसी तरह से भेदभाव होता रहेगा, तो तब तक हम, चाहे कोरोना हो या कोई भी स्थिति हो, हमको जब तक देश अपना एकजुट नहीं होगा, हम किसी भी समस्या से लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। सर बदलाव को लेकर ऐसी कोई नीति है जिससे कि आने वाले समय में ये भेदभाव कम हो जाए या फिर ये खत्म हो सके? कुछ ऐसी नीतियां हैं क्या इसको करने के लिए, खत्म करने के लिए? नीति इसमें मैं तो ये कहूँगा कि इसमें जो पढ़े लिखे, जो बुद्धिजीवी और जो समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आप देखेंगे राजनीति को ऐसे देखा जाता है बहुत घृणित नज़रों से। नेता को देखा जाता है कि ये तो क्रिमिनल है, अपराधी है। तो हमको ये परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। राजनीति में अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। अच्छे लोग आएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम होंगे तो कहीं ना कहीं सामाजिक माहौल भी बदलेगा। आज आप किसी भी पढ़े लिखे माँ बाप से पूछो कि आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे, तो सब कुछ बना देंगे। इवन एक क्लर्क तक के लिए बोल देंगे कि क्लर्क, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि जी मुझे अपने बेटे को नेता बनाना है। और जबकि आप देखेंगे कि बिना राजनीति के आप जो है कोई भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते, किसी भी समाज का कोई उत्थान नहीं कर सकते। तो इसमें अच्छे लोगों को इसमें आना पड़ेगा, उनका ना आना ही इस स्थिति का जिम्मेदार है। जैसे कि अभी तो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी हम फिर वर्तमान स्थिति पर आते हैं, जो स्थिति चल रही है। जैसे अभी हमारी चर्चा में आया था कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, कहीं मौतें हो रही हैं। तो सर जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे औरंगाबाद की बात करते हैं या फिर औरैया की बात करते हैं या फिर मुजफ्फरपुर, इस तरह से जो पैदल मजदूर गरीब हैं उनकी मौतें हुई थी। तो सर इसका जो जिम्मेदार मीडिया है या फिर सरकार है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है इनकी जो मौतें हुई हैं? या हमारा जो मुख्य धारा का मीडिया है वो क्यों नहीं दिखाता इस तरह की? अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुख्य धारा का मीडिया क्यों नहीं दिखाता, लेकिन इसकी जो सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, सबसे जिम्मेदार भूख है। अगर उन लोगों को भूख नहीं होती तो शायद वो कहीं इधर उधर ना जाके जहाँ थे वहीं रहते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहेगा, चाहे वो आप हो, मैं हूँ या सड़क पे चलने वाले मजदूर हों। अगर वो भूखा है और उसे पेट भरने का कहीं
एक दिखाई दे रहा है कि वो अपने गांव पहुंच के वहां कम से कम खाना उसे समय से मिलता रहेगा तो वो ज़रूर जाएगा। उसमें मैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसमें सरकार का फेलियर्स मानता हूं कि हम 2 महीने में भी उन लोगों को वहाँ नहीं पहुँचा पाए, या लॉकडाउन के समय उनको 1-2 दिन का टाइम नहीं दिया गया कि वो अपने घर चले जाएं। तो इसमें मुख्य रूप से सरकार जिम्मेदार है। जी सर, जाते जाते एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारी जो जीडीपी चल रही थी, देश की आर्थिक स्थिति जीडीपी जो 4.5 से नीचे चल रही थी कोरोना से पहले, लेकिन अब इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो ये और नीचे गिर जाएगी। तो क्या अब आने वाले समय में ये क्या ऊपर आ पाएगी, उभर पाएगी, ये जीडीपी उभर पाएगी हमारे देश की? नहीं, इस पे अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। जी। वो डिपेंड करेगा कि सरकार की नीतियाँ कैसी हैं। जी क्योंकि हम लोग इस वर्ग से आते हैं कि हम चाहे सरकार की बात हो जी या किसी धर्म की बात हो, हम आंख बंद करके उस पर यकीन नहीं करते बिल्कुल भी। जी तो जो स्थितियां आएंगी उन्हें देखेंगे। बाकी सरकार तो कह रही है कि 21 में हमारी जीडीपी 10 भी क्रॉस हो जाएगी। एक न्यूज़ मैंने देखी थी जी कि हमारी जीडीपी 10-12 के आसपास होगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। जी तो हमें तो ये सपना सा लग रहा है। जी जी अगर ये 4 साल में भी हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वो देश की। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुबोध जी, आपका भी, और हम लोग 24/7 का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो अभी हमारी जो मुलाकात हुई थी वो अजय गौतम जी से हुई थी आज के मुद्दों को लेकर के। यदि आपको ये चैनल और ये खबर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान रखना कि जो बेल आइकन होता है, जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास जो नेक्स्ट खबर हैं उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट खबर के साथ फिर उपस्थित होऊंगा।